नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित IAS अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है काल। आज हम काल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि काल क्या होता है, इसके कितने भेद हैं और किसी भी वाक्य में काल का प्रयोग किस प्रकार होता है, या फिर हम जितने भी काल हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं किसी भी वाक्य में। काल से संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर वाक्य दिया हुआ होता है कि ये कौन से काल का वाक्य है, तो उसमें हमें बताना होता है कि ये कौन से काल का वाक्य है। तो हम आज काल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको राइट करेंगे। तो देखो, काल काल का मतलब क्या होता है। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, काल का मतलब क्या है? समय। जैसे प्राचीन काल, भूतकाल, बीता हुआ काल जो होता है उसके लिए प्राचीन काल या भूतकाल, आने वाले काल के लिए भविष्य काल, और जो चल रहा है उसके लिए वर्तमान काल, ये नाम दिए जाते हैं। यानी काल शब्द लगाया जाता है। कोई भी घटना हुई हो तो कहते हैं यह है उस काल की है। मतलब उस समय को काल के नाम से संबोधित किया जाता है जिस समय कोई घटना घटित होती है। ठीक है, या जब भी हम कोई शब्द या वाक्य बोलते हैं तो उसे उस समय के अनुसार हम बोलते हैं। जिस समय में होती है उसी के अनुसार हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, व्याकरण में, अब वैसे तो हमें पता है साधारण भाषा में तो काल को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं, कि काल का मतलब है समय। लेकिन हिंदी व्याकरण में काल का क्या मतलब है, देखते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। मतलब हिंदी व्याकरण में काल किसको मानते हैं? कि क्रिया के होने वाले समय। क्रिया मतलब कोई कार्य, कोई कार्य हो रहा है, वह किस समय में हुआ है उस समय को काल कहते हैं। आगे समझ में? यानी व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। क्रिया जिस भी समय में कंप्लीट होगी उसी समय को क्या बोलेंगे? हम काल बोलेंगे। तो जैसे क्रियाएं तो चलती रहती है, व्यक्ति सो जाता है फिर भी वो क्रिया करता है। किस प्रकार की? सोने की क्रिया, श्वास लेने की क्रिया। मतलब क्रियाएं रुकती नहीं है, चलती रहती है। समय रुकता है क्या? समय नहीं रुकता। समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार क्रियाएं भी होती रहती है, ये भी नहीं रुकती है समय के साथ साथ। तो जिस प्रकार समय नहीं रुकता उसी प्रकार क्रिया भी नहीं रुकती। और जो क्रिया किस समय हुई है उसी समय के अनुसार, पहले बाद में या हो रही है, उसी के अनुसार काल को बांटा गया है अलग अलग भागों में। तो देखो, काल के हिंदी में कितने भेद हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हमें पता होना चाहिए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काल के कौन से भेद हैं, या निम्न में से काल के भेद हैं या नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से काल का भेद नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। एक ऑप्शन और दे देता है, इनमें से कोई नहीं, या ये तीनों, किसी भी प्रकार का ऑप्शन बना सकता है चौथा। तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर जो काल है वो 3 प्रकार के हैं। और पहला है भूतकाल। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सा आता है? भूतकाल। सबसे पहले आता है भूतकाल, मतलब ये हो जाता है पहले ही। ठीक है, बाद में आता है वर्तमान काल, यानी जो चल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जिसके बारे में भी वाक्य बनता है या तो वो चल रहा होता है या हम उसकी योजना बना रहे होते हैं, मतलब आने वाला कल है, या फिर कोई बीते हुए कल की बात करते हैं। मनुष्य जो है जब किसी भाषा के प्रयोग से कोई बात को करता है तो वह उस समय को ही बताता है जिसमें वो कार्य होता है। तो वो 3 कालों में ही होती है। जो भी बात मनुष्य अपने मुख से बोलता है, या तो वो बीती हुई बात के बारे में बात करेगा,
या वो आने वाले समय में क्या करने वाला है उसके बारे में बात करेगा, या फिर वो अब क्या कर रहा है, वर्तमान में क्या कर रहा है उसके बारे में बताएगा। इन 3 समय के अंदर ही व्यक्ति बात करता है। ठीक है, आगे है भविष्य काल। ठीक है, समझ में आ गया। यानी व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कहीं भी कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया ना। तो आगे देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं भूतकाल का। किसका? भूतकाल। यानी भूतकाल किसे कहते हैं? भूत से, भूत मतलब जो मर गया, मतलब जो अब है नहीं, मौजूद नहीं है, समाप्त हो गया। व्यक्ति मरने के बाद में ही भूत बनता है। जीवित व्यक्ति को कोई भूत नहीं कहता है। जीवित व्यक्ति किस में आता है? वर्तमान में आता है। और जिनका जन्म होने वाला है वो भविष्य में आते हैं। यानी जो आज धरती पे प्रकट नहीं है, आने वाले समय में आएंगे, अभी नहीं है, आने वाले हैं, संभावना है उनकी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो, भूतकाल मतलब इनका कार्य प्रणाली जो है, इनकी क्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई है। वर्तमान में इनका सिर्फ वजूद, अस्तित्व थोड़ा है जो लिखित रूप में है या किसी की बातों में है, ये कंप्लीट हो गए अपनी क्रिया को करके। तो देखो व्याकरण में इनकी डेफिनेशन, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय, यानी बीता हुआ समय, भूत में क्रिया का होना पाया जाता है। मतलब भूत में या बीते हुए समय में कोई क्रिया कंप्लीट हो गई है या हो चुकी है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। मतलब कोई कार्य पूर्ण हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। वर्तमान में वो हमें पता है, उसके बारे में जानकारी है कि ये कार्य इस प्रकार से हुआ था। कंप्लीटली पूरी की पूरी जानकारी हमें उस विषय के बारे में है। इसका मतलब क्योंकि वो बीता हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर हमने जानकारी एकत्रित की है। भूतकाल समझ में आ गया कौन सा काल है? बीता हुआ समय हो गया। ठीक है, अब देखो भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। कितने उपभेद किए जाते हैं? 6। भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? देखो उनका एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। पहले क्या होता था कि शॉर्ट में काल आ गया, काल कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। फिर इनके वाक्य पूछ लिए जाते थे, ये कौन से काल का है। लेकिन अब इनके उपभेदों के बारे में पूछते हैं कि वाक्य में कौन से उपभेद का प्रयोग किया गया है। जैसे भूतकाल है तो इसके भूतकाल के उपभेदों को ले लिया, यदि वर्तमान काल है तो वर्तमान काल के उपभेदों को ले लिया, यदि भविष्यत काल है तो भविष्यत काल के उपभेदों के बारे में वाक्य बनाए जाते हैं। तो हम इन सभी का बहुत ही ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य भूत। भूतकाल कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। और सबसे पहले ही आता है सामान्य भूत। सामान्य भूत मतलब सामान्य, इसमें कोई सामान्य क्रिया हुई होती है। देखो, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, यानी कोई क्रिया, यानी वाक्य में क्या होगी? क्रिया होगी। कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया होगी और वो समाप्त तो हो गई, लेकिन वो सामान्य रूप से हुई है, बीते हुए समय में हुई है। भूतकाल के बारे में बात करें तो बीते हुए समय में सामान्य रूप से होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या ज्यादा देर हुई है। यानी क्रिया को करने में कितना समय लगा है, अभी अभी हुई है या कुछ समय पहले हुई है, इसका हमें ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। देखो, या अधिक, वहां सामान्य भूत होता है। समझ में आ गई डेफिनेशन? मतलब सामान्य भूत किसे कहते हैं? जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहां सामान्य भूत होता है। जैसे इसके उदाहरण से समझते हैं, कुसुम घर गई, मतलब क्रिया कंप्लीट हो गई कि कुसुम घर गई, लेकिन वो अभी अभी गई है या बहुत देर पहले गई है या कल गई है या परसों गई है या 1 वर्ष पहले गई है या 1 वर्ष बाद में गई है, इसका पता नहीं चल रहा है कि कितने समय के अंदर वो गई है। मतलब समय का पता नहीं चल रहा है।
बाकी क्रिया हो चुकी है बीते हुए समय के अंदर, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य भूत कहते हैं। तो देखो, अविनाश ने गाना गाया, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कब का हुआ है। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अकबर ने पुस्तक कब पढ़ी ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि बीते हुए समय में ये कार्य तीनों हुए हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया सामान्य भूत क्या होता है। अब देखो आगे है आसन भूत। सामान्य भूत का अध्ययन कर लिया, आसन भूत क्या होता है। दूसरा है भूतकाल का दूसरा भेद क्या है, आसन भूत। आसन भूत का मतलब देखो, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी मतलब जस्ट ही समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहां आसन भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, है या है के योग से आसन भूत का रूप बन जाता है। यानी जो सामान्य भूत है उसमें हमें पता नहीं चलता क्रिया कब हुई थी, लेकिन आसन भूत के अंदर पता चल जाता है कि क्रिया अभी अभी हुई थी। कैसे, तो देखो, जैसे उदाहरण है कुसुम घर गई है, इन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, है लग जाएगा। वाक्य तो वही है सामान्य, लेकिन आसन भूत में इसका पहचान क्या है। इस वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, हमें है मिलेगा। मतलब कुसुम घर गई है, अभी अभी गई है, ठीक है। अविनाश ने गाना गाया है, अभी गाया है उसने, ठीक है। यानी अभी अभी कोई कार्य हुआ होता है तो वहां पे आसन भूत होता है और इसकी पहचान होती है। वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, हमें है मिलेगा। बीते हुए समय का अभी अभी समाप्ति हुई है और अंत में है का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पे कौन सा भूतकाल होगा, वहां पे आसन भूतकाल होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये, आगे चले। बस इतना ही ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में जहां पे बीते हुए समय में है का प्रयोग मिले वहां पे आसन भूत है, जहां पे है ना हो वहां पे क्या होता है, सामान्य भूत होता है। उसके बाद में है पूर्ण भूत। तीसरा इसका सामान्य भूतकाल का क्या है, यानी भूतकाल का तीसरा जो भेद है वो है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब क्या हो गया कि बीते हुए समय में कार्य क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार यानी जो कार्य है वो क्या हो गया है, बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया है। बहुत समय, ये देखो बहुत समय मतलब बहुत समय हो गया है उस कार्य को हुए, इसीलिए ये क्या है, पूर्ण है। पूर्ण समाप्त हो गया था, ये देखो यहाँ पे था का प्रयोग है। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ में था, सामान्य भूत है। ये देखो सामान्य भूत जो पहले हमने 1 नंबर पे अध्ययन किया था, भूतकाल का पहला भेद सामान्य भूत, उसके अंत में क्या लगाना है हमें, था, थी, और थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है। किंतु थी के पूर्व में क्या होना चाहिए, ई ही रहती है, ई नहीं आती है। इस नियम का हमें ध्यान रखना है कि किंतु थी के पूर्व में ई ही रहती है, ई नहीं आनी चाहिए, यानी नाक में नहीं बोलना है। बड़ी ई होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, बिना स्वर बिंदु वाली होनी चाहिए, ठीक है, अनुस्वार वाली। तो देखो इसको उदाहरण से समझते हैं। राम सिरोही गया था, ये वाक्य यहां तक क्या है, सामान्य भूत है। लेकिन यहां यदि राम सिरोही गया है लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कौन सा वाक्य बन जाएगा, ये आसन भूत बन जाएगा, क्योंकि वो अभी अभी गया है, ठीक है ना। और यदि है की जगह हमने किसको प्रयोग कर दिया, था का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब वो गया, कंप्लीट हो गया कार्य, बहुत समय पहले कार्य कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण भूत है, इसकी यही पहचान है। यानी सामान्य भूत से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो नीता ने खाना बनाया था, अंत में क्या आ गया, था आ गया, मतलब उसने खाना बना लिया, पूरा हो गया, काम पूर्ण हो गया, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हुए बहुत समय हो गया है, इसका मतलब इसमें कौन सा भूतकाल है, तो इसमें पूर्ण भूतकाल है। समझ में आ गया। सामान्य भूतकाल में सामान्य क्रिया होती है, उसमें पता नहीं चलता है कि क्रिया को कितना समय लगा है, कब कंप्लीट हुई है, ठीक है।
लेकिन जो आसनभूत होता है उसके अंत में हमें है देखने को मिलेगा। क्रिया यानी क्रिया समाप्त अभी अभी हुई है, उसके अंत में है होगा। और जो पूर्णभूत है उसके अंत में हमें था मिलेगा, क्रिया के बाद में था मिलेगा। तो ये देखो था का प्रयोग किया गया है, इसकी ये पहचान है इन भेदों की। अब है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत को वाक्य में हम किस रूप में पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या होगी? तो देखो, अपूर्ण का मतलब अधूरा है कार्य। हमें क्रिया से पता चल रहा है कि क्या है, अधूरा कार्य है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, यानी कार्य कब समाप्त हुआ है इसका भी पता नहीं चल रहा है। कार्य क्या है? अपूर्ण है, मतलब अधूरा ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होता तो वो पूर्ण भूत बन जाता। वहां अपूर्ण भूत होता है। जहां पे अपूर्ण भूत होता है वहां पे हमें किन शब्दों का वाक्य के अंदर प्रयोग करना है, या वहां पे हमें किसी वाक्य के अंदर पहचान करनी है कि इसमें अपूर्ण भूत है, तो वहां पे हमें कौन से शब्द देखने को मिलेंगे? तो देखो, इसमें धातु, धातु क्या होती है? संस्कृत में धातु बोला जाता है, उसी को हिंदी में किस रूप में जानते हैं? हम क्रिया के रूप में जानते हैं, क्रिया को ही धातु कहते हैं। ठीक है, के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी क्रिया के साथ में हमें क्या मिलेगा जुड़ा हुआ? रहा है, रही है, रहे हैं, या था मतलब करता था, करती थी, या करते थे आदि आते हैं। हमें वाक्य के अंदर पहचान करनी है, तो वहां पे ये पहचान वाले शब्द है रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कार्य चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूत बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं इसका। हेमंत पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ता था। हेमंत पुस्तक पढ़ता था मतलब वो अभी भी पढ़ रहा है, पढ़ता था। वर्षा गाना गा रही थी मतलब वो गाना गा रही थी, उसने पूरा नहीं किया। और इसी प्रकार हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वो पढ़ ही रहा है, उसने पूरी पुस्तक जो है वो नहीं पढ़ी। समझ में आ गया? यानी कार्य क्या है? कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, चल रहा है, बीते हुए समय के अंदर कार्य चल रहा है। ठीक है, इसके अंत में हमें रही है, रही थी, या ता था ये शब्द देखने को मिलेंगे। जहां पे अपूर्ण होगा वहां पे रहा था या ता था शब्द मिलेंगे, ये इसमें दिखाए गए हैं वाक्य में। समझ में आ गया? उसके बाद में ये ध्यान रखना कि पूर्ण भूत के अंदर तो केवल थी या था का प्रयोग होगा, लेकिन अपूर्ण होगा वहां पे हमें रहा था या ता था शब्द का प्रयोग मिलेगा। और उसी प्रकार पहले हमने देखा था आसन के अंदर तो है का प्रयोग होगा, लेकिन सामान्य के अंदर है का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में इसका पांचवा नियम है, भूतकाल का पांचवा नियम कौन सा है? संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह की भावना, यानी जहां पे शक हो या संदेह हो कि ये इस तरह हो सकता है। ये देखो, संदिग्ध शब्द का अर्थ हमें आना चाहिए पहले, शब्द के अंदर ही उत्तर छुपा होता है। तो संदिग्ध का मतलब क्या हो गया? संदेह युक्त। तो देखो, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार में होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ, सामान्य भूत मतलब भूतकाल का पहला जो भेद था, सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। समझ में आ गई परिभाषा? कि संदिग्ध भूत का मतलब जहां पे संदेह होना चाहिए, वाक्य के अंदर किसी भी प्रकार का हमें संदेह लगेगा, शक लगेगा, लेकिन वो शक सही है या गलत है इस बारे में नहीं पता है, इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है या अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। संदेह का मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यही हुआ था या कुछ और हुआ था, इसीलिए अनुमान लगाते हैं कि वाक्य के अंत में सामान्य भूत के साथ में क्या पहचान के रूप में कौन से शब्द लगेंगे या कौन से शब्द हमें वाक्य में प्रयोग हुए हुए मिलेंगे, तो वो है होगा या होगी। हमें कौन से शब्दों से इसकी पहचान होगी कि शब्द यानी वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा? क्रिया के साथ में होगा या होगी,
या होंगे, हम अनुमान लगाएंगे तब क्या बोलेंगे, ऐसा हुआ होगा, या ऐसी क्रिया हुई होगी, या ऐसे हुए होंगे। तो देखो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। अनवर गया होगा, वो जा भी सकता है, हो सकता है वो नहीं गया वहीं पे हो, यानी अनवर गया होगा, इसमें अनुमान लगाया गया है, संदिग्धता है, संदेह है, फिक्स पता नहीं है कि वो गया है या नहीं गया है, अनुमान लगाया गया है। शबनम ने खाना बना रही होगी, यानी शबनम खाना बना रही होगी, हो सकता है वो नहीं बना रही, कोई और कार्य कर रही होगी। इसमें क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया, संदेह प्रकट किया गया है। अंत में हमें क्या मिल रहा है, होगा या होगी, इसकी पहचान क्या है, होगा या होगी। संदिग्ध भूत की पहचान होगी या होगा, ये इसकी पहचान वाले शब्द है। उसके बाद में है छठा भेद। भूतकाल का जो छठा भेद है उसका नाम है हेतु हेतु मद भूत। इसके अंतिम है, ये अंतिम भेद का क्या नाम है, हेतु हेतु मद भूत। अब तक हमने जो 5 भेद किए थे उन सब से ये अलग है, इसकी पहचान अलग ही होगी। देखो हेतु हेतु मद भूत, मतलब 2 बारी हेतु का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब इस वाक्य में भी कोई चीज रिपीट होगी या 2 होगी, सीधी सी बात है। तो भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो। अवलंबित मतलब रुक जाए, या फिर उसमें कोई विघ्न आ जाए, या फिर बीच में समय लेना पड़े, गैप लेना पड़े, अवलंबित हो या दूसरी क्रिया रुक गई हो, ठीक है ना, वहां हेतु हेतु मद भूत होता है। हेतु हेतु मतलब हेतु का प्रयोग कहां किया जाता है, हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण, के लिए, यानी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ये रुक जाती है। पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या करती है, निर्भर करती है। यदि पहली क्रिया की है तो दूसरी क्रिया कंप्लीट होगी, यदि पहली क्रिया नहीं की है तो दूसरी क्या होगी, अनकंप्लीट होगी। तो देखो इसका हम उदाहरण से और पूरी तरीके के साथ में समझेंगे इसको। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है। देखो आ गई ना बात, यही हेतु हेतु 2 बारी प्रयोग किया, तो इसमें इसने बोल दिया कि कोई चीज 2 बारी होगी, तो कौन सी होगी, किसी भी काल का यदि हम अध्ययन करें तो उसमें क्रिया ही होती है, क्रिया के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। तो इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है। यदि हेतु हेतु मद भूत का प्रयोग होता है तो उसमें 2 क्रिया होनी जरूरी है, एक क्रिया के अंदर हेतु हेतु मद भूत काल का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात। आगे देखो, तथा क्रिया के साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, ता है, यानी ता, ती, ते और ती लगता है, यानी क्रिया के साथ में क्या लगेगा, ता, ती, ते और ती लगता है। देखो उदाहरण के रूप में देख लो, एक तो इसके अंदर क्रिया 2 होती है, और देखो दूसरी क्रिया होने पर अवलंबित हो, यानी जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो। दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया क्या कर जाती है, रुक जाती है। तो देखो यदि महेंद्र पढ़ता, ता लगा हुआ है, तो उत्तीर्ण होता, अंत में यहां भी ता लगा हुआ है। यहां पे देखो पढ़ता और होता, यदि महेंद्र पढ़ता, यदि पहली क्रिया वो कंप्लीट कर लेता तो उत्तीर्ण होता, तो ये दूसरी क्रिया जब हुई है तो ये क्रिया क्या हो गई है, रुक गई है, यानी उसने पढ़ना बंद कर दिया है, उसके बाद में उत्तीर्ण होता है, ठीक है ना, लगातार जारी नहीं रखता, यहाँ पे पहली क्रिया खत्म हो जाती है और दूसरी शुरू हो जाती है। तो वाक्य समझ में आ गया। इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक तो पहला है पढ़ता है, दूसरी है होता है, और पहले ये कार्य कंप्लीट करके दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। पहली क्रिया रुकती है तभी दूसरी शुरू होती है, ठीक है, समझ में आ गया वाक्य। यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, मतलब इसमें कौन सा काल है, इसमें है हेतु हेतु मद भूतकाल है। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, एक और उदाहरण, युद्ध होता, ता है, तो गोलियां चलती, अंत में ती है, तो युद्ध होता तो गोलियां चलती, मतलब इसमें क्रिया हो रही है कि युद्ध होता, होता क्या है, क्रिया है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, मतलब पहला कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद में दूसरी क्रिया चली है, इसका मतलब युद्ध नहीं हुआ है।
युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध नहीं हुआ है तो गोलियां नहीं चलेगी। ठीक है ना। पहला ये यहाँ पे रुक गया है, अवलंबित हो गई है क्रिया, रुक गई है। यदि युद्ध होता, यदि युद्ध चलता है, चलता रहता तो फिर आगे गोलियां वगैरह इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वाक्य को छोड़ दिया है, रोक दिया है, मतलब युद्ध नहीं हो रहा है, तो गोलियां कैसे चलेगी। ठीक है ना, गोलियां चलती। समझ में आ गया। हेतु हेतु मदभूत क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। एग्जाम में यही आते हैं, अनवर गया होगा, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, इनके अंदर कौन से काल का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब हम इसका इस प्रकार अध्ययन करेंगे तो नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होगा। आगे है वर्तमान काल। हमने भूतकाल के बारे में अध्ययन कर लिया। भूतकाल कितने भेद में बांटा गया है, तो भूतकाल का जो प्रकार है वो है 6 प्रकार में बांटा गया है भूतकाल को, और 6 प्रकारों का हमने बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे सरल भाषा के रूप में हमने अध्ययन किया है। और उसके बाद में हम अब आगे वर्तमान काल का अध्ययन करने वाले हैं कि वर्तमान काल क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, और वाक्य में इसके शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे कि इसमें भूतकाल है या वर्तमान काल है या भविष्य काल है। हमें इसकी पहचान के रूप में कौन से शब्द वाक्य में प्रयोग करने हैं या कौन से वाक्य में प्रयोग किए हुए एग्जाम में हमें मिलेंगे, और फिर उनकी पहचान करके हमें बताना होगा कि इसमें ये वर्तमान काल शब्द का प्रयोग हुआ है या वर्तमान काल के इस भेद का प्रयोग हुआ है या वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम वर्तमान काल के अध्ययन करने के बाद में क्लियर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। वर्तमान काल कौन सा होता है, जो चल रहा है। प्रेजेंट टाइम को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है। और जो हमने पहले भूतकाल के बारे में पढ़ लिया वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। मतलब भूतकाल का अध्ययन कर लिया तो वो भूत में चला गया, और अभी वर्तमान काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ये वर्तमान काल में आ जाएगा। और आगे भविष्य काल में हम पढ़ेंगे, वर्तमान काल के बाद में भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या हो गया, भविष्य हो गया। सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। जब हम किसी भी वाक्य या किसी भी नियम को व्यवहार में लेते हैं ना, तो उसका अध्ययन बहुत अच्छा हो जाता है। रटने से क्या होता है कि कुछ समय तक याद होता है, स्थायी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो इस प्रकार डिलीट होता है कि ढूंढने पर भी नहीं मिलता। लेकिन जिस चीज को एक बार समझ लिया ना, उसका जिंदगी भर असर होता है। उसे दोबारा ना ही तो रिपीट करने की जरूरत, ना ही उसे रटने की जरूरत है, बस समझना जरूरी है। समझी हुई चीज हम भूलते नहीं है। तो देखो, वर्तमान काल का भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस काल को भी, और जब समझ लेंगे तब इसके क्वेश्चन हमें कभी गलत नहीं होंगे। तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, यानी क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आ गया कि जो क्रिया वर्तमान में चल रही है, अभी हो रही है, अभी क्या हो रहा है, वर्तमान काल के बारे में अध्ययन हो रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये वर्तमान क्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने किए गए हैं, 5 किए गए। भूतकाल के कितने थे, 6 थे। इसका एक कम है, मतलब इसके 5 ही है, 6 नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वर्तमान काल के भेद बताइए, 5, 6, 7, 8, तो इसमें हमें करना है 5। ठीक है। सबसे पहला इसका भेद है सामान्य वर्तमान। जिस प्रकार सामान्य भूत था उसी प्रकार सामान्य वर्तमान है, इसमें भूतकाल नहीं है, वर्तमान काल चल रहा है। ठीक है ना। तो जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु, धातु मतलब समझ गए, क्रिया, कोई कार्य करना हो, करने की क्रिया के साथ में हमें ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। सामान्य भूत के अंदर है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और ना ही ता शब्दों का प्रयोग था। ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें ये शब्द देखने को मिलेंगे, तो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, ता है, यानी अभी वो पढ़ रहा है। ठीक है। सामान्य भूत हो गया, यानी राम पुस्तक पढ़ता है मतलब पढ़ रहा है अभी तक। गरिमा गाना गाती है, गरिमा गाना गाती है का प्रयोग है, इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है। समझ में आ गया सामान्य भूत क्या होता है। सामान्य भूत नहीं, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। सामान्य भूत तो हमने पढ़ ही लिया, और उसके अंदर जो था उसके अंदर है नहीं लगा हुआ था, आसन में लगा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो शब्द के अंत में थे वो गई है, गया है, ये शब्द थे। ठीक है ना। यानी कार्य कंप्लीट हो गया था, इसमें अभी हुआ है,
राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब पढ़ रहा है। गरिमा गाना गाती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो दूसरा, अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण का मतलब अधूरा होता है। वर्तमान में कार्य चल रहा है, उसको किस नाम से संबोधित करेंगे? उसको करेंगे रहा है, रही है, यही इसकी पहचान है। जब क्रिया के व्यापार में अपूर्ण होने यानी अनकम्प्लीट अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, वहां अपूर्ण भूतकाल यानी वर्तमान काल का प्रयोग होता है। इसमें धातु क्रिया यानी धातु मतलब क्रिया के साथ में वर्तमान काल में क्या होता है के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। कार्य हो रहा है मतलब कंटिन्यू है, जारी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब अपूर्ण है, पूर्ण तो नहीं है। प्रशांत खेल रहा है, अभी तक खेल रहा है, उसका गेम खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं 1 घंटे तक खेलेगा, आधे घंटे तक खेलेगा, या 10 मिनट तक खेलेगा, या 1 मिनट तक खेलेगा, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है। सरोज गीत गा रही है, वर्तमान में वो क्या कर रही है? गीत गा रही है। गीत कितना लंबा है, छोटा है, ये नहीं पता है, पर वो गा रही है। वर्तमान में उसकी क्रिया चल रही है, उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण सामान्य या अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। ठीक है। तीसरा इसका नियम है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब पहले ही बता दिया, मतलब संदेह करना, शक करना, अनुमान लगाना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो इसकी पहचान भी क्या होती है? हो सकता है या होगा, होगी, ये हमने पहले अध्ययन किया था, तो यहाँ भी यही होगा। देखो, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो यानी क्रिया हो रही है, वर्तमान काल के बारे में बता रहे हैं, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। मतलब ये शब्द तो होंगे ही क्रिया के अंत में, इनके साथ में आगे हमें वाक्य के आगे होगा, होगी, होंगे भी मिलेंगे। होगा, होगी, होंगे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? संदेह का, अनुमान का। मतलब कंप्लीटली हम डिसाइड नहीं करके बता सकते कि ऐसा हुआ है, हुआ होगा। ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं हमें, हमें इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक है। तो देखो, अभय खेत में काम करता होगा, वो काम कर रहा है या सो रहा है या फिर कोई और अन्य कार्य कर रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि वो खेत में काम करता होगा। ये देखो यहाँ पे अंत में ता होगा, वहां पे क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार राम पत्र लिखता है, ता होगा, मतलब राम पत्र, पत्र की जगह है वो कहानी भी लिख रहा होगा, उसने पत्र लिख के छोड़ दिया होगा, उसके बाद में कहानी शुरू कर दी होगी, या फिर किसी लेख को लिख रहा होगा। ये जरूरी नहीं, यहाँ पे क्या लगाया गया है? संदेह किया गया है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? हमें बस इसकी पहचान का पता होना चाहिए, अंत में ता और होगा शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। और जो हमने इसका संदिग्ध भूतकाल का जहां प्रयोग किया था, वहां पे ही हमें शब्द के अंत में यही मिले थे, होगा, होगे। ठीक है। लेकिन वहां पे थी ना, यानी कंप्लीट हो गया था, बीत गया था वो कार्य, यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद में है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य मतलब संभावना है, संभाव्य का अर्थ क्या होता है? संभावना व्यक्त की गई है। तो जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। यानी कार्य कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, तो उसकी संभावना व्यक्त की जाती है कि यह उस समय पूरा हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखो, शायद आज पिताजी आते हों, मतलब ये संभावना लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आज आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। शायद आज पिताजी आते हों, या तो आ जाएंगे आज, आज नहीं आएंगे तो फिर कल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें संभावना है। या फिर दूसरा वाक्य देखो, मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो। ठीक है, इसके अंदर भी क्या लगाया गया है? संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसा संभव भी हो सकता है और असंभव भी हो सकता है। कार्य क्या है? अनकंप्लीट है, अधूरा है, और संभावना व्यक्त की गई है। बस इसकी यही पहचान है। समझ में आ गया? कितने हो गए? ये 4 हो गए। लास्ट भेद है इसका अज्ञार्थ वर्तमान। अंतिम और वर्तमान काल का लास्ट जो भेद है उसका नाम है आज्ञार्थ। आज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी को आज्ञा देना,
मतलब किसी कार्य के लिए किसी को कहना। देखो, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। यानी वर्तमान समय में ही व्यक्ति कहता है कि तू ये कार्य कर या ये कार्य करो, आज्ञा दी जाती है किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, छोटों को आज्ञा दी जाती है, तो मतलब अभी अभी कार्य करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो देखो उदाहरण देखो इसका, राधा, कोई राधा नाम की लड़की को किसी ने पुकारा है कि राधा तू नाच, मतलब तुम्हारी बारी है, अभी तू नाच। तो ये क्रिया क्या हो रही है, वर्तमान में हो रही है कि राधा तू नाच। दूसरा वाक्य देखो, आप भी पढ़िए, मतलब आप भी पढ़िए, इसमें क्या हो रहा है, आज्ञा दी गई है, कोई आदेश दे रहा है। आज्ञा का मतलब कोई आदेश दे रहा है, वो हमें उसकी क्या करनी है, पालना करनी है। किसी आदेश या ऑर्डर की पालना करना क्या कहलाता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना वर्तमान में। इसके उदाहरण देख लीजिए, राधा तू नाच और आप भी पढ़िए, ये हो गया, समझ में आ गया। वर्तमान काल कंप्लीट है। वर्तमान काल के कितने भेद है, 5 है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा है पूर्ण, दूसरा कौन सा था, संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा था संभाव्य वर्तमान काल, और चौथा था हमारा अपूर्ण वर्तमान, और पांचवा है आज्ञार्थ वर्तमान। सभी के हमने जब इस वाक्य का, इस शब्द का हमें अर्थ आता है ना, तो आगे ये डेफिनेशन जो है वो अपने आप बन जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, समझ लिया। इसके बाद में आगे अंतिम और लास्ट हमारा काल बचा है भविष्यत काल, यानी बीते हुए समय के बारे में अध्ययन कर लिया, जो चल रहा है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो आगे होने वाला है, मतलब अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसका क्या है, संभावना व्यक्त की जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कैसे इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो देखो, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में यानी भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब ये कार्य होने की क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है, भविष्य में ऐसा होगा, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य काल कितने प्रकार का है, भविष्य काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, काल के भी 3 भेद है और भविष्य काल के भी 3 भेद है। सबसे पहले है सामान्य भविष्यत। ये सामान्य तो सब तीनों में ही कॉमन है, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्यत। ठीक है, ये एक भेद तो कॉमन हो गया। अब सामान्य है तो सामान्य देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया धातु के साथ में हमें पहचान करने वाले कौन से शब्दों का प्रयोग किया हुआ मिलेगा, देखो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब कि क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया धातु के साथ में अंत में क्या मिलेगा, एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। यानी भविष्य काल के सामान्य भविष्यत जो भेद है उसके अंदर हमें ये एगा, एगी, एगे शब्द क्रिया के साथ में जुड़े हुए मिलेंगे। तो देखो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। लक्ष्मी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, इसमें गी आ गया ना अंत में, एगी, एगी की मात्रा आ रही है, ठीक है ना। मतलब ये हमें पहचान के रूप में ये शब्द वहां वाक्य में प्रयोग में मिलेंगे। तो लक्ष्मी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, ये क्या है, भविष्य में लेगी, अभी नहीं ले रही है, अनुमान लगाया गया है कि ये भविष्य में ऐसा हो सकता है। ठीक है, सामान्य समझ में आ गया, सामान्य क्रिया होगी। आगे है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य ये वर्तमान काल का भी एक भेद था, संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का ये भेद और भविष्य काल का ये भेद दोनों कॉमन से लग रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना, संभाव्य मतलब संभावना का पता चले, यानी हमें पता हो कि ऐसी संभावना है, जैसे आज बारिश होने वाली है, संभावना है क्योंकि हमने बादलों को देखा है, बादल आएंगे तभी हम संभावना को व्यक्त करेंगे। तो
वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया के साथ में ए ओ उ का योग होता है। यानी क्रिया के साथ में कौन से शब्द हमें जुड़े हुए मिलेंगे? ए ओ उ का योग हमें वहां पे मिलेगा। तो देखो, कदाचित आज राम आए, यानी संभावना व्यक्त की जाती है कि आज राम आए। आज भी राम आ सकते हैं, आज नहीं आए तो कल आएंगे। वे शायद जयपुर जाएं, यहाँ पे संभावना है कि हो सकता है वो जयपुर जाएं या ना भी जाएं, संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में हमें ए का प्रयोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में इसका तीसरा भेद देखो, 3 ही भेद है भविष्यकाल के। तीसरा भेद यह है कि आज्ञार्थ भविष्यत, और पहले भी हमने एक आज्ञार्थ का भेद का प्रयोग किया था, वो था वर्तमान काल में। वर्तमान काल में था आज्ञार्थ, मतलब इसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, उसको करना होता है। तो इसके अंदर क्या है, ये देखो, आज्ञार्थ का मतलब हमने समझ लिया, आदेश होगा इस वाक्य के अंदर। जहां भी आज्ञार्थ भविष्यत काल का प्रयोग किया होगा मिलेगा वहां पे। तो किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। हमें वाक्य में कौन सा शब्द देखना है? पहचान के रूप में हमें ईएगा मिलेगा। क्या मिलेगा? ईएगा। तो देखो, आप वहां अवश्य जाइएगा, ईएगा मिल रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब इसमें कौन सा है? आज्ञार्थक है। आप वहां अवश्य जाइएगा, इसमें आदेश भी दिया गया है, आज्ञा दी गई है कि आप वहां जरूर जाना। और हमें पहचान वर्तमान काल में भी आज्ञार्थक है, उसमें और इसमें इतना ही भेद है कि उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, उसमें राधा तू नाच और आप ही पढ़िए, उसमें सीधी सामान्य भाषा में उसमें आज्ञा दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें ईएगा मिलेगा। गा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये भविष्य काल का करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आज का हमारा ये काल से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।